ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। वीडी सतीशन आज लेंगे केरलम सीएम पद की शपथ। 20 मंत्री भी सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में लेंगे शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बड़ा जलसा मनाने जा रहे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। बुलडोजर की राजनीति पर उठाए सवाल, कहा गरीब जनता चुका रही अहंकार की कीमत। पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आज से वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। सीएम अधिकारी के फैसले के बाद आज से लागू हो रही नई व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में ग्रुप ए से डी तक सरकारी नौकरियों की बढ़ी उम्र सीमा, अब 45 साल तक दे सकेंगे आवेदन। 11 मई से लागू हुआ नया नियम। मोदी के साथ ही बने रहे। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील। इंडिया गठबंधन से बीजेडी की बढ़ती नजदीकियों के बीच आया बयान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने की जताई जा रही उम्मीद। दिल्ली में आप नेता दीपक सिंगला समेत कुछ अन्य नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई छापेमारी। आज बस्तर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आदिवासी बहुल क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों के साथ करेंगे भोजन। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बिहार में सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। किसी के हताहत होने की फिलहाल नहीं है कोई खबर। जम्मू कश्मीर से निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद के पिता का हुआ निधन। लंबी बीमारी से थे परेशान। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। बैठक में टैगोर की विरासत का सम्मान। शांति निकेतन के खास बैग के साथ पीएम मोदी ने दिए अनूठे गिफ्ट। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का दावा, शर्तों में ईरान को मुआवजा नहीं, इनरिच्ड यूरेनियम सौंपे। जब्त प्रॉपर्टी का 25% ही वापस मिलना भी है शामिल। अमेरिका में 2 EA-18G फाइटर जेट क्रैश। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर एयर शो के दौरान हवा में टकराए। कुछ सेकंड पहले 4 क्रू मेंबर सुरक्षित निकले। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर किया बड़ा ड्रोन हमला। एक भारतीय नागरिक की गई जान। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमलों को बताया पूरी तरह जायज। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने नया फैमिली लॉ किया लागू। नए लॉ में शादी, तलाक, बाल विवाह जैसे कई नियम शामिल। अब लड़की की चुप्पी को माना जाएगा शादी की सहमति। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद बाजार में हलचल। कच्चे तेल के दाम में उछाल। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2337 GMT तक 1.32% बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंचा। ट्रंप की धमकी से शेयर मार्केट में तबाही। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। 7 लाख करोड़ स्वाहा। मोटर वाहनों के लिए इंजन लगे चेसिस के निर्यात में भारत ने लगाई बड़ी छलांग। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में किया 29 अरब रुपए का निर्यात। यूएई को किया गया सबसे ज्यादा निर्यात। 28 नेशनल हाईवे एसेट्स को मोनेटाइज करने की तैयारी में सरकार। 1800 किलोमीटर से अधिक इन सड़कों की कुल लंबाई। सरकार को 35,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल को टेक हब बनाने की तैयारी। डेटा सेंटर, हाइपर स्केलर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब में निवेश बढ़ाने पर जोर। केंद्र ने टेक कंपनियों से शुरू की बातचीत। आज सोमवार है, भोलेनाथ का वार है, साचा पावन द्वार है। शिव शंकर को जो भी ध्यावे, भवसागर से पार है। यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला कोर्ट के बाहर 17 मई को जमकर हंगामा हुआ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वकीलों के अवैध चैम्बर तोड़ने पहुंचे नगर निगम और पुलिस के अफसरों से वकील भिड़ गए। सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक युवा वकील ने तो अपने चैम्बर को अंदर से बंद कर लिया और फांसी का फंदा लगाने की धमकी देने लगा। कई वकील बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। दरअसल ये पूरा विवाद तब का है जब 2020 में सदर तहसील इलाके में कुछ वकीलों के चैम्बर तोड़े गए थे। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। इसी मामले में बीते 7 मई को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। 12 मई को नगर निगम की टीम ने अवैध चैम्बरों पर लाल रंग का निशान लगाया, नोटिस जारी कर अवैध अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद 17 मई को नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक महिला वकील ने कहा कि उन लोगों के चैम्बर्स भी गिरा दिए जिन्हें गिराने के लिए निशान भी नहीं लगाए गए थे। 72 चैम्बर्स की पहचान की गई थी। उन्हें गिराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन उन्होंने उन खास चैम्बर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय आम लोगों के चैम्बर्स हटा दिए। महिला वकील के इस बयान के बाद यूपी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी के आते ही बवाल शुरू हो गया है। कई जगह हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इसकी चपेट में आए हैं, जिसके बाद टीएमसी के 4 सदस्यों की टीम ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों का दौरा किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। पार्टी ने दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और हुगली जिलों का दौरा करने के लिए 3 टीमें गठित की, ताकि उन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की जा सके जिन्हें चुनाव के बाद हिंसा का सामना करना पड़ा है। इस दौरान डेलीगेशन में शामिल टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, हम जिस इलाके में गए हमने वहां अपने संगठन के लोगों से बातचीत की, हमने घायल लोगों से मुलाकात भी की जिन्हें मारा पीटा गया था। ये तय है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही की है। थाने में शिकायत दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमें जो तथ्य मिले हैं वो सभी हम ममता दीदी को भेज देंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोगों ने ही तोड़फोड़ मचाई है। ये तय है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो सबसे दुखद बात है, बंगाल की जनता को बोला गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी के आते ही हिंसा शुरू हो गई है और अब इस पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। टीएमसी भले ही चुनाव में हार गई हो, लेकिन उसके रुख से साफ है कि वो बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कॉकरोच बताया तो उस पर बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर सीजेआई की सफाई भी आ गई। सफाई देते हुए सीजेआई ने कहा कि उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच या परजीवी नहीं बताया था, बल्कि फर्जी डिग्री धारकों को ऐसा बोला था। अब इस पर पीएम मोदी की घेराबंदी शुरू हो गई है। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठने लगे हैं और अब इस पर टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने भी तंज कसा है। उन्होंने इस पर पोस्ट किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि तिलचट्टों यानी कॉकरोच के बारे में उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्रियों वाले लोगों पर थी। इसीलिए पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री की डिग्री भी जनता द्वारा जांच के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इससे ये सवाल उठता है कि न्यायपालिका ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और शैक्षणिक योग्यताओं की प्रति जनता को दिखाने के सभी प्रयासों को रोक क्यों रखा है, जैसा कि उन्होंने अपनी चुनावी शपथ पत्र में दावा किया है। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा है कि वो फर्जी कानून की डिग्रियों की सीबीआई जांच का आदेश भी दे सकता है, इसीलिए उसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय के प्रधानमंत्री के डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उनकी डिग्री को लेकर सार्वजनिक करने की मांग भी उठी है। पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। तमाम विवाद और तर्क के बावजूद पीएम मोदी की डिग्री अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। वहीं इस बीच सीजेआई के फर्जी डिग्री वाले बयान पर पीएम मोदी की डिग्री सवालों के कटघरे में आ गई।
अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है। उसके अल धाफरा क्षेत्र में स्थित बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले के कारण एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग के साफ संकेत दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसका संदेश साफ है कि अब जंग छिड़ने वाली है। एक तस्वीर में ट्रंप आक्रामक मुद्रा में एक वॉरशिप पर खड़े हैं। उनके पीछे अमेरिकी नौसेना के अधिकारी भी हैं। अमेरिकी और ईरानी युद्धपोत आमने सामने टकराव की स्थिति में है। आसमान में बिजली गरजने के साथ समुद्र में तेज लहरें देखी जा सकती हैं, यानी भयंकर तूफान आया हुआ है। और फोटो के अंदर कैप्शन में लिखा है, ये तूफान से पहले की शांति थी, यानी युद्ध विराम खत्म होने वाला है और अब जंग की तबाही आने वाली है। ट्रंप ने जंग की धमकी ही दी थी कि यूएई पर हमला भी हो गया। माना यह जा रहा है कि इस हमले के साथ ईरान ने खाड़ी देशों को खुली चेतावनी दे दी है कि जंग का नतीजा क्या होने वाला है। उसने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों को धमकाया भी है कि इन देशों ने अपने इलाके को ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया है। ईरान ने अब तक संयम बरता है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की ही बात कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान की 70 दिन की मजबूती से खड़े रहने की कोशिश ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। अब भविष्य ग्लोबल साउथ का है। इस बीच खबर ये आ रही है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की ट्रंप से बात होने वाली है। नेतन्याहू ने ट्रंप से उनकी चीन यात्रा और ईरान पर भी चर्चा करने की बात कही है। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान ईरान पर हमले का फैसला किया जा सकता है, जिसके संकेत ट्रंप दे रहे हैं, यानी पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में शामिल बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से करीब 25 साल तक जुड़ी रहने वाली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अब कंपनी से पूरी तरह अलग हो गई है। फाउंडेशन ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी बची हुई पूरी हिस्सेदारी भी बेच दी है। फाउंडेशन ने 2026 की पहली तिमाही में माइक्रोसॉफ्ट के अपने आखिरी 77 लाख शेयर भी बेच दिए। इन शेयरों की कीमत लगभग 3.2 अरब डॉलर यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बिक्री के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गेट्स फाउंडेशन के पास माइक्रोसॉफ्ट का एक भी शेयर नहीं बचा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिल गेट्स की फाउंडेशन ने उसी कंपनी के शेयर पूरी तरह क्यों बेच दिए जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा टेक अरबपति बनाया। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस को लेकर किसी डर या संकट की वजह से नहीं लिया गया। इसके पीछे असली वजह फाउंडेशन की नई फंडिंग रणनीति बताई जा रही है। बिल गेट्स पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी चैरिटी संस्था साल 2045 तक धीरे धीरे अपना पूरा फंड सामाजिक कार्यों में खर्च कर देगी और उसके बाद फाउंडेशन को बंद कर दिया जाएगा। इसी योजना के तहत अब फाउंडेशन अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियों और निवेश को नकदी में बदल रहा है ताकि आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा पैसा दान और सामाजिक योजनाओं में लगाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेट्स फाउंडेशन हर साल लगभग $9 बिलियन तक खर्च करने की तैयारी में है। इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए लगातार कैश की जरूरत होगी और यही कारण माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े निवेश से बाहर निकलने का फैसला लिया गया। एक समय ऐसा था जब माइक्रोसॉफ्ट के शेयर गेट्स फाउंडेशन के निवेश पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। साल 2025 में फाउंडेशन के पास लगभग 2.85 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट शेयर थे जिनकी कीमत करीब 10.7 बिलियन डॉलर थी। ये फाउंडेशन की कुल संपत्तियों का लगभग 26% हिस्सा माना जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में फाउंडेशन लगातार अपनी हिस्सेदारी घटाता रहा और अब पूरी तरह बाहर निकल चुका है। हालांकि ये एक बात बेहद अहम है, फाउंडेशन ने भले ही अपने सारे शेयर बेच दिए हों लेकिन खुद बिल गेट्स अब भी व्यक्तिगत तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के बड़े शेयर होल्डर बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 10.3 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट शेयर मौजूद है जिनकी मौजूदा कीमत लगभग $43 बिलियन बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस समय गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बेच रहा था उसी दौरान अरबपति निवेशक बिल एकमैन की कंपनी पर्शिंग स्क्वायर माइक्रोसॉफ्ट में करीब $2.3 बिलियन का नया निवेश कर रही थी। यानी जहां एक तरफ एक बड़ा निवेशक बाहर निकल रहा था वहीं दूसरी तरफ दूसरा अरबपति माइक्रोसॉफ्ट पर बड़ा दांव लगा रहा था। इस खबर के बाद के शेयर में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली और स्टॉक करीब 0.42% नीचे बंद हुआ, लेकिन ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स इसे माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य के लिए खतरे का संकेत नहीं मान रहे। उनका साफ कहना है कि ये फैसले पूरी तरह गेट्स फाउंडेशन की दान नीति, फंडिंग प्लान और लंबी अवधि की रणनीति से जुड़ा हुआ है, न कि माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस में किसी कमजोरी से।